हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 135 और 225। बी नंबर में है 196 से और लिखा है 38/22 0। ठीक है, ये 0 है। यहाँ सी नंबर पर लिखा है 867 और 255। इसमें हमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 3 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको 2 करा दूंगा और आपको एक अपने आप से खुद करना होगा। चलिए कैसे करते हैं। इसमें आपको एक समीकरण याद रखनी होगी। एल्गोरिथम समीकरण बोलते हैं जिसे। ये होती है हमारी A=B गुणे Q प्लस के R। A=B Q प्लस के R। ये Q लिखा हुआ है बी के पास में और लिखेंगे 0। ये होगी हमारी समीकरण। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 225 बराबर के 135, जो छोटी संख्या वही लिखेंगे। हम लिखेंगे 135 गुणे, अगर हम गुणा एक क्योंकि 1 अगर 2 करेंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा। और अब एक से गुणा कराइए 135 की, तो कितना कम रह गया 225 से, तो उतना जोड़ देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे 90 कम रह गया। तो क्या 90 0 के बराबर है? जहाँ 90 है यहाँ पर हमें 0 लेके आना होगा, तब हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। जब तक जो 0 नहीं आएगा तब तक सवाल पूरा नहीं होगा। तो 90 इज नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, ये जो है हो गया यहाँ पे। अब दूसरा ये चरण हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरे चरण कैसे करेंगे? दूसरा चरण करेंगे तो हम 135 और 90 के बीच में करेंगे। ठीक है, चरण लिखेंगे दूसरा जो होगा हमारा 90 और 35 के बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे 135 इजिकल टू 90। ठीक है, 90 में कितनी गुणा कराएं जो 135 हो जाए? नहीं होगा तो 1 से करा ली। 2 के कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 से कराएंगे इसलिए। ठीक है, अब कितना कम बचा? 45 अभी कम है। कितना कम है? 45। ठीक है, तो क्या 45 हमारा 0 है? 0 के बराबर है, तो 45 इज नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, अब चरण देखते हैं तीसरा, क्योंकि दूसरा तो कंप्लीट हो गया। अब चरण तीसरे में देखते हैं क्या तो हो जाए, तीसरे में 0 हो जाए। तीसरा देखेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 और 45 के बीच में करेंगे। ठीक है, 90 और 45 के बीच में, तो 90 बराबर 45 गुणे अगर 2 करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 आ गया, तो 0 इजिकल टू 0 हो गया। तो हमारा LCF क्या हो गया? हमारा LCF हमारा आ गया HCF हमारा आ गया, सॉरी LCM नहीं, HCF हमारा हो गया 45। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो होगा आंसर जो पहले का HCF हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तीसरे चरण में कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन और इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप नैप्स कर लेना, मैं तीसरा आपको करा देता हूँ। तीसरा है हमारा 867 और 225। ठीक है, इसमें छोटी संख्या हम बाद में लिखेंगे। तो 867 बराबर के 225। 225 में अगर हम कितने की गुणा कराएं जो इससे ज़्यादा ना हो, कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से हम गुणा करा दें। लगभग लग रहा है 3 दूनी 6 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो ठीक है, 3 से गुणा कराएं। कितना कम बचा अभी? 102। 102 भी कम रहा, 3 पंजे 15। हाँ, 102 कम रह गया। 102 और जोड़ देते हैं इसमें, 102 जोड़ दिए तो हमारा इसके बराबर हो गया। तो 102 क्या इज नॉट इजिकल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 लाना है। तो हमें जब 0 नहीं हुआ तो इसको क्या करेंगे? 102 इज नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, जब यहाँ पर क्योंकि 0 नहीं आ पाया, हमें यहाँ पर 0 ही लाना होता है हर सवाल में। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में आपको ये बताया था। चलिए अब करते हैं 225 और 102 के लिए। ठीक है, 225 बराबर 102। अब 102 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, 2 से हो जाएगी। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 अभी कम रह गया। कितना कम रह गया? 51। ठीक है, 51 51 इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो 225 हो जाएगा। तो 51 इज नॉट इजिकल टू 0, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे 51 इज नॉट इजिकल टू 0। तीसरे चरण में पहुँचते हैं। तीसरे चरण अब हम 102 और 51 के बीच में करेंगे। ठीक है, अब 102 इजिकल टू 51 मतलब 51 मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 2 से कर देंगे तो हो गया 102 प्लस के 0 कर देंगे, क्योंकि कुछ जोड़ने को बचा ही नहीं, तो 0 आ गया। तो हमारा इसका LCF क्या आ गया? HCF हमारा HCF आ गया 51। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ दिया वो आप करेंगे, और अगर ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम करा देंगे।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 या 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये ना समझें आप, q लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना a कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, लिखेंगे माना a कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, अब एल्गोरिथम समीकरण जो होती है हमारी क्या होती है? ठीक है, एल्गोरिथम समीकरण होती है हमारी ए इजकल टू बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, तो इससे हम जो है तुलना करा देंगे किसी, जैसे 6q प्लस के 1 की अगर हम इससे तुलना करा दें तो हमारा यहाँ से b इजकल टू 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a प्लस r है तो b इजकल टू 6 हो गया। ठीक है, इसलिए हमने ये लिख दिया b इजकल टू 6। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगले करेंगे, कैसे करेंगे तो r बराबर हम इसमें रखेंगे 1, रखेंगे 0 रखेंगे 1 2 3 4 रखेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, क्रमशः इस प्रकार से रखने पर। ठीक है, और रखेंगे इसमें तो a इजकल टू जो है 6q प्लस के r में रखने पर, क्योंकि हमें r की जगह भी ही सब कुछ रखना है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या रखेंगे, यहाँ पर ये 0 रखा तो हमने क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। a की अगर हम r की जगह हम 0 रखेंगे तो 6q बचेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये 6 जो है 6 से विभाज्य सम है। ठीक है, ये जो 6q जो हमारा 6 से विभाज्य सम है। ठीक है, सम है। अब इसमें अगर हम 1 रखेंगे तो r इजकल टू 1 हो जाएगा, तो 6q प्लस के 1 हो जाएगा। ये जो है हमारा जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं। अब लिखेंगे, अब 2 रखेंगे हम यहाँ पर तो 6q प्लस के 2, तो ये 2 से हमारा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे ये 2 से विभाज्य है। और फिर जो है हम यहाँ पर लिख देंगे ये 2 से विभाज्य। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस के 3 लिखेंगे, ये भी 2 से विभाज्य है, वो सॉरी नहीं है। और ये लिखेंगे a बराबर लिखेंगे 6q प्लस के 4 रखेंगे, ये जो हमारा 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए क्या क्या मैंने बताया। तो देखिए एक बराबर से a बराबर जो है 6q, a बराबर के प्लस 6q प्लस के 2 और a बराबर के है 6q प्लस के 4, ये जो है हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें से वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसे भी लिखना है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, लिखेंगे 616 से और 32। ठीक है, तो हमें वही वैसे ही करना जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के कराए थे मैंने, लिखेंगे 616 और 32 के बीच में। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। वही समीकरण लगाएंगे, सॉरी 616 इजकल टू 32 की गुणा हम कितने करा दें जो 616 से कम रह जाए, तो हम कराएंगे कितने से 19 से अगर करा देंगे तो 19 3 57, ठीक है 19 से कम हो जाएंगे। फिर प्लस के कितना बचा कम 8। ठीक है, तो 8 हमारा इज नॉट इजकल टू 0, 8 जो है हमारा इज नॉट इजकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 32 की अगर 19 में गुणा कराते हैं तो हमारा जो है अभी 8 कम बचता है 616 के बराबर आने में, तो हम 8 उसमें प्लस कर दिए। ठीक है, तो 8 हमारा इज नॉट इजकल टू 0। ठीक है, अब अगले करेंगे 32 और 8 के बीच का करेंगे। ठीक है, लिखेंगे 32 इजिकल टू 8। ठीक है, 8 में गुणा करेंगे 8 चौक 32 हो जाएंगे, प्लस के 0 कर देंगे, तो ये हमारा दो ही समीकरण में दो ही चरण में पूरा हो गया। तो हमारा क्या हो गया 0 आ गया, 0 इजकल टू 0 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हमारा इसका HCF क्या आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा 0 जो होता है शेषफल ही आता है, जब भाग से अगर भागफल से करते हैं ना तो हम
तो उस यहाँ पर शेषफल बोलते हैं, शेषफल जो हमारा 0 आना चाहिए, तो हमें HCF क्या हो गया हमारा, HCF हो गया हमारा 8। ठीक है, 8 प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में का होता है। हल करने तो लिखेंगे माना x कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक है, तो इसे कैसे करेंगे, लिखेंगे 3a कॉमा 3q कॉमा 3q प्लस 1 लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर कॉमा 3m कॉमा, क्योंकि हमने x माना तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिख दिया यहाँ पे 3m कॉमा 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो एक्स क्यू को तो हम कैसे लिखेंगे, चलिए अगले करते हैं। लिखेंगे हम x बराबर के 3q। ठीक है, तो इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से तो 3 और ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर के 3m हो जाएगा। क्योंकि 3m क्यों हो गया, क्योंकि 3a स्क्वायर q स्क्वायर का मतलब क्या होगा m, और 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, सही, तो जहाँ m बराबर के 3q स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 3m, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अगले करेंगे तो हम x बराबर के 3q प्लस के 1 लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इजिकल टू 3aq प्लस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका खोलेंगे तो 3 का हो जाएगा 9aq स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस के 2a भी होता है तो 2 गुणा 3q प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 3 कॉमन लेंगे तो होगा हमारा 3, जैसे कॉमन लिए फिर अलग अलग ए लिख देते हैं, तो 3 गुणा 3q स्क्वायर प्लस के 2 गुणा 3a प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार लिख दिए 9 को। अब इसे क्या लिखेंगे हम, 3 कॉमन लिए तो यहाँ से होगा 3q स्क्वायर प्लस के 2q प्लस के 1। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से जो है क्या होगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ से हो जाएगा m प्लस के 1। ठीक है, समीकरण 2 हो गई। ठीक है, समीकरण 1 और 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देखना, देखिए जहाँ है हमारा m इजिकल टू 3q स्क्वायर प्लस के 2x 2q, जहाँ m पूर्णांक है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 3m और 3x स्क्वायर बराबर के 3m प्लस के 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इजिकल टू हम बोल सकते हैं 3m और कॉमा 3m प्लस के 1। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया, यहाँ से हमारा जो है प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी वही करना है, विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इसमें घन करना, उसका वर्ग था, इसका घन है, घन है 9q वो 9m कॉमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। तो ये सिद्ध करना है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, x मान लेंगे, x एक धन पूर्णांक संख्या है, मतलब धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक संख्या है, तो इसे कैसे करेंगे, अब देखिएगा वही x बराबर के 3q और 3q प्लस के 1 3q प्लस के 2, जहाँ b इक्वल टू 3, क्योंकि समीकरण अगर जब तुलना करेंगे भाई एल्गोरिथम थ्योरम से, मतलब समीकरण से तुलना करेंगे तो b इक्वल टू 3 मिल जाएगा, क्योंकि सब में 3 दिन दिया तो क्या हो जाएगा, इससे हमारी तो तुलना कराई। ठीक है, तो हमारे b इक्वल टू जो है 3 प्राप्त हो जाएगा, b इक्वल टू 3। लिखेंगे x बराबर के 3q रखने पर
ठीक है। तो इसका घन करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा, घन करना है। तो यहाँ पर इसका घन हो जाएगा, तो घन का मतलब होता है इस क्यू करना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्यू लगाएंगे तो इसका हो जाएगा एक्स क्यू, और जो होगा 3 का हो जाएगा 27, और 9 और क्यू का हो जाएगा क्यू का क्यू, एक्स क्यू इजकल टू 27 क्यू का क्यू, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट में 3 गुणा 9 का क्यू, ठीक है। तो अब एक्स क्यू इजकल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए वो लिखा हुआ है हमारा 9m लिखा है, 9m गुणा 9m प्लस 1 लिखा है वहाँ पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एक्स क्यू, ठीक है, लिख सकते हैं एक्स क्यू इज इक्वल टू यहाँ से 9 और m लिख सकते हैं, ठीक है। तो m बराबर के m बराबर के 3q का q, तो x बराबर हो गया 3। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर के, जब 3q हो गया, अब 3q प्लस 1 बराबर करेंगे, तो इसका भी घन करना है। तो इसका घन क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला लगा देंगे, q प्लस के 1 का q हो जाएगा। यहाँ से इसका स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, तो x का q हो जाएगा, x का q इजकल टू हो जाएगा हमारा, x का q हो जाएगा हमारा 27, q का q प्लस का 1, और वो 1 हम बाद में लिख लेंगे, 27 q का स्क्वायर प्लस के 9 q प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 9 ब्रैकेट में लिखेंगे 3 q का q प्लस के जो है 3 9 लिख करके, तो 3 बचेंगे, 3 q का स्क्वायर प्लस के 9 प्लस q प्लस के 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 9m प्लस के 1, ठीक है। x जहाँ 3q प्लस के 3 9 स्क्वायर प्लस के 9 q इजकल टू m, पूर्णांक प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो संख्याएं दी गई हैं इनके लिए हमें गुणनखंड करने हैं और उन्हें गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए, मैं आपको 2 करा दूंगा, और बाकी जो है आप अपने स्वयं से करके देखिएगा आपको करने आते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए मैं कराता हूँ, पहला ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। 140 का कैसे करना है, देखिए 140 का हमें फैक्टर करने होंगे। 2 से काटेंगे हम तो 70 हो जाएंगे यहाँ से, और 2 से काटे तो 35, और 5 से काटे तो 5 तो 35, 7 से काटे 1, ठीक है। तो 140 के क्या हो गए हमारे, 140 के हो गए हमारे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये वाले सब सारे अंक हमने लिख दिए। और 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आप और सभी कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, जो है दूसरा करा देता हूँ। आपका लिखा है 156, ये फर्स्ट था हमारा, और यहाँ से सेकंड करा रहा हूँ। 156 लिखा है, इसे काटना है हमें। 2 से काटे तो 2 से 2 7 14, और 1 बचा 2 8 16, 2 से काटे 2 39 हो जाएंगे हमारे, दो फिर 3 से काटेंगे तो 13 3 39, और फिर 13 से काटेंगे हम 13 1 13। तो इसका 56 का हो गया हमारा, क्या हो गया 56 का हो गया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये सारे हम लिख लिए हमने। तो इसका करना है 2 का स्क्वायर कर देना है गुणा 3 गुणे के 13, ठीक है। ये क्या होगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और जो मैं आपको जो 3 बच्चे हैं ये स्वयं अपने आप से करके देखिएगा, आप नहीं हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और HCF का मतलब होता है हमारा मासा, महत्तम समवर्तक बोलते हैं इसे, और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूंगा और एक आपको अपने आप से स्वयं से करके देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसे ऐसे काटेंगे, 26 को लिखेंगे पहले, 26 को 2 से काटेंगे, 2 से काटे तो हमारे हो गए 13 दूनी 26 हो जाएंगे, और फिर 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर हम जो है 91 को काट लेंगे, यहाँ से 91 को काटेंगे तो हमारा जो है 7 से कट जाएगा, 13 7 91 हो जाएंगे, और 13 से काटेंगे तो 13 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो गया 26 का हम लिखेंगे, 26 का हो गया जो हमारा 2 गुणे 13, और 91 का हो गया हमारा 7 गुणे
13। जो हमारा कॉमन होता है, मतलब उभयनिष्ठ बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? 13। ठीक है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड का 13। यही जो क्या है हमारा HCF बोलता है, इसे बोलते हैं महत्तम समावर्तक। वही जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है हमारा HCF। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम जब निकालते हैं, LC और M निकालते हैं, तो हमें सारे लिखने पड़ते हैं। जो कॉमन होता है वो एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो सब लिख देते हैं। 2 और 7 और 13 एक कॉमन है, एक तो एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसे अगर और करेंगे हम आगे, तो 7 दूनी 14 और 14 की 13 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 182। तो हमारा एलसीएम आ गया जो है 182 और HCF आ गया हमारा 13। इसमें प्रश्न में क्या देखा है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF का गुणा और एलसीएम का गुणा बराबर होना चाहिए। ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है हमारा HCF और इनटू जो है गुणा हमारा LCM। ठीक है, सिम तो हमारा दो संख्या क्या थी भाई? 26 और 91 थी, और हमारा HCF क्या है? हमारा 13, और LCM क्या है हमारा? 182। इसके अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366 आ जाएगा, और इसकी भी गुणा करेंगे तो हमारा 2366 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों बराबर अगर आ गए तो ये क्वेश्चन का आंसर ठीक है। ठीक है, ये आपको करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दूसरा करते हैं, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या रहेगा हमारा? 510 और 92। तो 510 के अगर हम फैक्टर करेंगे यहाँ से तो हमारा करेंगे 2 से करें हमने। ठीक है, 2 से करेंगे तो हमारा 255 आ जाएगा, सॉरी 255 हो जाएगा। ठीक है, आधे होते जाते हैं, 2 से कटता है तो 3 से काटेंगे। 3 8 24 और 3 5 15। फिर 5 से काटे हम अगर तो 13 सत्ते तो 13 5 85 और फिर 17। 510 को हम काटेंगे 2 से काटे तो हमारा 255 हो गया। 3 से काटे तो 85, फिर 5 से काटेंगे 17, 17 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है 92 को काटेंगे, 90 और तो 92 इसी प्रकार से काटना है। तो 2 से काटेंगे हम, 2 से काटेंगे हमारा हो जाएगा, इसका जाता है 46, फिर 2 से काटेंगे हमारा 23, फिर जो है हमारा 30 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं। 510 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और जो है 92 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 23। तो हमारा इसमें उभयनिष्ठ क्या है? हमारा कॉमन है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड? तो हमारा जो हो गया हमारा HCF क्या हो गया हमारा 2। मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया था कि जो मैंने उभयनिष्ठ होता है वही हमारा महत्तम समावर्तक होता है, वही हमारा मासा होता है जिसे बोलते हैं, वही हो गया हमारा 2। ठीक है, फिर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है वो हम एक बार लिख लेते हैं, जो बकाया बचा वो हम लिख लेंगे 2 3 5 17 और 23। इन सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे, वो गुणा कराएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए 23460। ठीक है, तो हमारा लास्ट आ गया 23460। तो हमें भाई क्या करना है? जांच करना है। ये लिखा है जांच कीजिए कि दो गुणनखंड का एलसीएम और एलसीएम बराबर हो। तो ऐसे लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है हमारा HCF, मल्टीप्लाई करना है एलसीएम में LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो? दो संख्या क्या हमारी? 510 गुणे के 92। ठीक है, और हमारा LCF क्या आया था? 2, और ये क्या है हमारा? 23460। ठीक है, LCM हमारा जो है 23460। अगर हम इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 96 20। ठीक है, 46920, और इधर अगर इसकी भी कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 46920। ठीक है, आप इसकी गुणा करा के देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा पूरा प्रूफ। चलिए सॉरी आपको दिखानी, चलिए मैं दिखा देता हूँ। बस दोबारा से बता देता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल निकालना तो हमें संख्याएं पूरी लिखनी होंगी दोनों। फिर हमारा HCF होगा और
एलसीएम हो जाएगा, उनकी दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगी हमारी जांच भी हो गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमें ऐसे इसका फर्स्ट का, चल मैं आपको 2 करा देता हूँ और आप तीसरा जो है खुद स्वयं से करके देखिएगा। इसे लिखना है, इसे जैसे 12 को हम लिखा, 12 को फैक्टर करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, सॉरी 2 3 6, 3 एकम 3, फिर 15 के करना है हमें। ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। फिर 21 का करना है हमारे लिए, 21 का करेंगे 3 7 21, 7 एकम 7, तो हमारा 12 का क्या हो गया, 12 का हो गया हमारा 2 गुणे 3। ठीक है, 15 का लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5, फिर 21 का लिखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, तो हमारे इसमें तीनों में ओवरनिष्ठ क्या, तीनों में देखना है हमें, अभी तो 2 में देखते थे, अब जो 3 संख्या तो तीनों में देखेंगे। ओवरनिष्ठ है हमारा ये 3। ठीक है, ये 3 हमारा जो है ओवरनिष्ठ है, यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा HCF हो गया हमारा क्या 3। फिर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम जो बचा हमारा वो सब कुछ लिखना है इसके साथ में, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, और जो कॉमन है वो एक बार लिख देना है। ठीक है, फिर हम इसकी अगर गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 420। ठीक है, 420 हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया हमारा 3, जो दोनों हो गया इसके आंसर। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट कैसे कर रहे हैं, इसमें लिखा है 17 और 23, 17 का पहले फैक्टर करेंगे हम, तो 17 का जो है 17 ऐसे ही कटेगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। फिर 23 जो है हमारा, जो भी 23 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, जो 29 जो है वो भी जो हमारा 29 से ही कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो 17 का तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 का लिखेंगे तो 17 गुणा 1 हो जाएगा, 23 का लिखेंगे तो 23 गुणा 1 हो जाएगा, 29 का लिखेंगे तो 29 गुणा 1 हो जाएगा। तो इसमें हमारा ओवरनिष्ठ कॉमन क्या है, 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा HCF क्या हो गया हमारा 1, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 गुणा 23 गुणा के 29। ठीक है, तो अगर हम इन सबकी गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 11,339। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा HCF, यही याद करना था। क्वेश्चन नंबर जो इसका तीसरा है जो पार्ट, अपने आप से स्वयं करके देखिए, नहीं हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना, 4 लिखा है HCF लिखा है 306 और 657 का LCF जो है हमारा 9 दिया है। फिर हमें एलसीएम पूछा है इसी संख्या का। ठीक है, वही संख्या 306 और 657 का HCF 9 दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना। तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होगा हमारा दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। ठीक है, तो हम दो संख्या क्या दे रखी है हमारी, 306 गुणे 657, सॉरी 5 है 57, और हमारा जो एलसीएम क्या है हमारा 9। ठीक है, LCF क्या है हमारा 9 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34, फिर 34 मल्टीप्लाई 657 की अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 22,338। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, यही हमारा हो गया LCM। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 6 के हमें फैक्टर करने होंगे, 6 हम फैक्टर करेंगे तो 2 से हो जाएंगे 3, फिर 3 से हो जाएगा 1। 6 का फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 3, तो हमारी 6 की पावर अगर n है तो 2 की पावर n हो जाएगी और 3 की पावर n हो जाएगी। तो कह रहा है 0 पर समाप्त हो, तो हम जानते हैं, लिखिएगा, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होती है, क्योंकि 5 का बढ़क पढ़ेंगे तो 5 में 0 ही आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 0 आता है, 0 पर ही समाप्त होती है, वो जो है संख्या वो 5 से जरूर कट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है 6 का हमने गुणनखंड किए, इसमें 5 नहीं आया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब जो है आता 6 की पावर n किसी भी
प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर शून्य पर समाप्त होती तो 6 का गुणनखंड में हमारा जो 5 जरूर प्राप्त होता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, व्याख्या कीजिए कि संख्या जो है हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 और सेक्स संख्या है, हमें दूसरी संख्या लिखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस के 5 भाज्य संख्याएं हैं पर क्यों, अगर हैं तो क्यों हैं। ठीक है, ये व्याख्या करनी है। तो देखिएगा पहली संख्या के लिए है पहली संख्या क्या है हमारी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस के 13। तो इसमें अगर हम 13 कॉमन ले लें तो हमारा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्या है अब पहली संख्या हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, दी गई संख्या में 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड है, इसलिए यह 13 से भाज्य होगी। ठीक है, अब दूसरी संख्या लिखिए। दूसरी संख्या क्या लिखी है हमारी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस के 5। इसमें से हम 5 कॉमन ले लें तो हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस के 1 बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी 5 क्या है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड जो हमारा 5 है, इसलिए ये 5 से भाज्य होगी। बस इतना ही इसमें पूछा था, क्यों होगी और कैसे होगी। ठीक है, कारण बताना था, व्याख्या करनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 7 की तरफ, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो इसे किस प्रकार करेंगे, जगह चलते हैं कहते हैं, लिखेंगे सोनिया, नाम लिखा है सोनिया को एक चक्कर जो है लगाने में लगा समय क्या है हमारा 18 मिनट। ठीक है, और रवि लिखा है रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट। तो हमारा एलसीएम निकालेंगे जो है, इसे करेंगे कैसे, 18 के फैक्टर करेंगे हम, 2 नियम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर अगर 12 करेंगे तो जाएंगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 18 के हो गए हमारे 2 3 और 3, 12 के हो जाएंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें क्या कॉमन, ये 2 और ये 3 कॉमन। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कॉमन हो गया। तो हमें एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से एलसीएम का निकालेंगे, तो हमारा एचसीएफ हो गया। तो फिर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1, 3 ये लिख लेंगे
और ये इसमें का 2 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन वाला एक बार 2, फिर ये वाला 3, इसमें का एक 3 और ये वाला ये 2, ठीक है। इसकी अगर हम गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छंग 36 हो जाएगा। तो हमारी गुणा हो जाएगी 36, तो वो है 36 जो है, सॉरी आपको दिखाने 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद वे दोनों जो है पुनः मिलेंगे, ठीक है, पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं एक प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। और कक्षा 10 मैथ है सब्जेक्ट इसका, और प्रश्नावली है 1.3। 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, वो आप ध्यान से समझ गए तो जो है आपको पूरी प्रश्नावली, इसमें 3 ही क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये प्रश्नावली का ए में से एक नई क्वेश्चन अवश्य आता है पेपर में 100%, और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको एक प्रमेय बताऊंगा मैं, वो प्रमेय आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस प्रश्नावली के लिए, वो प्रमेय बहुत ही आवश्यक है। चलिए मैं वो प्रमेय लिख देता हूँ जल्दी से। ये है प्रमेय, प्रमेय में लिखा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है, प्रमेय यहाँ से स्टार्ट होती है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a जो एक धनात्मक गुणांक है। चलिए आपको इससे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के बारे में समझाता हूँ। एग्जाम्पल तौर से, जैसे हमारे पास 12 का अगर हमारा स्क्वायर है, वो अगर हमारा 6 से विभाजित होता है, ये हमारा जो है a है और ये है p, ठीक है, ये हमारा a है और ये है हमारा क्या p, ठीक है। तो जो 6 है, 6 से 12 का स्क्वायर हमारा विभाजित हो जाएगा, 12 का 12 स्क्वायर होगा हमारा 44, 44 जो है हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तब अगर 12 से, अगर वो 6 से 12 को डिवाइड होता है, तो जो है हमारा 6 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे। 12 को अगर हम 2 बार लिख सकते हैं, बटे 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 दूनी हो जाएगा हमारा 24। तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर जो है हमारा 6 से डिवाइड हो गया। तो क्या हमारा अगर 12, सिर्फ 12 6 से भाग नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि जब अगर उस जिस संख्या का अगर स्क्वायर अगर उस संख्या से अगर भाग जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो वह संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी, ठीक है। तो इससे भी ये संख्या कट जाएगी, तो 2 तो 6 से काटेंगे, तो 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये होगी इसकी प्रमेय। प्रमेय क्या है, जो है p जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, तब अगर वो p जो है a स्क्वायर को अगर विभाजित करती है, तो p है जो a को भी विभाजित करेगी। अगर p a स्क्वायर को विभाजित नहीं करती, तो p a को भी विभाजित नहीं करेगी, ठीक है, पूर्णता नहीं काटेगी। चलिए एक बात होगी इसमें, एक प्रश्नावली के लिए एक बात और आपको याद रखनी होगी, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनका संख्या एक के जिनका संख्या एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। वे संख्याएं जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या, जैसे अगर हमारा यहाँ पर दो दे रखा है और यहाँ पर 3, तो ये जो हमारी सहभाज्य संख्या है, कैसे, ये एक से तो कट जाएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा, एक से कट जाएगा 3, तो एक तो है मतलब जिससे दोनों संख्या कट जाएंगी, ठीक है। और कोई ऐसी संख्या है कॉमन जो जिससे ये भी कट जाए ये भी कट जाए, उसी संख्या से नहीं कटेगा, तो वही उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों से वही एक ही संख्या से जो है दोनों संख्याएं कट जाए, तो ये 2 है और 3 जो है किसी और संख्या से नहीं कटेगी, सिर्फ एक के अलावा, तो ये क्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सहअभाज्य संख्याएं भी समझ में आ गई होंगी। चलिए इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे माना, हल करेंगे तो लिखेंगे हल से, हल करना तो मानेंगे, हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे, तो माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसे हम उल्टा मान लेंगे। तो अगर ये करते जाएं और ये हम बता दें कि जो हमने माना है वो गलत है, तो इसका मतलब ये सही होगा।
तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। चलिए बढ़ते करते चलते हैं। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या हमारी होती है जिसे बोलते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या। पी अपॉन क्यू के बराबर हम क्या मान लेते हैं? 5, क्योंकि हमने वही तो माना था, अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में है क्या? 5 है। तो ठीक है, तो ये क्या है? हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर जहां पी और क्यू सहअभाज्य संख्या हैं या पूर्णांक हैं। ठीक है, और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, बस ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो p और q है जो एक सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एक ही गुणनखंड है, और इन जो है और कोई संख्या इन्हें कॉमन नहीं काट सकती, और q जो है हमारा इसका मान 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे? हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ लिखेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर अपॉन के क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम तिरछी मल्टीप्लाइकेशन करा दें तो हमारा हो जाएगा क्या? पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। हम q स्क्वायर इज इक्वल टू निकालें तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 इसके नीचे आ जाएगा तो p स्क्वायर अपॉन के 5। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? यहाँ से इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, समीकरण 1। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था, फिर में क्या बताई थी कि जिस मतलब जो है एक जो फिर में दिखाता हूँ आपको। फिर मैं बोला थी जो p से a स्क्वायर अगर विभाजित है तो p है जो a को भी विभाजित करेगा, तो वही यहाँ पे लागू हो गया। चल देखिए, 5 से अगर p स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो 5 से p भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? p स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित 5 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसे हम कथन बोल देते हैं ए। ठीक है, कथन इसे बोल देते हैं हम ए। चलिए अगले बढ़ते हैं। इसके अगले क्या करेंगे? अगले हम यहाँ पे जैसे ऊपर माना था हमने पी जो है माना था अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना था। अब यहाँ पर हम कुछ और मानेंगे। क्या मानेंगे? तो लिखेंगे माना p इज इक्वल टू 5r। ठीक है, अभी तो अंडर रूट माना था 5, तो मतलब जो है हम इसके और एक कॉमन मान लेते, r मान लें यहाँ पर, या m मान लें, कुछ भी एक और एलिमेंट मान लें। ठीक है, r मान लिए तो r यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? यहाँ r एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ r एक पूर्णांक है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे वाले में, कह देंगे ये r जो है एक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे? इसे जो हम समीकरण 1 में रखने पर कह देंगे, इसे हम p इक्वल टू 5r को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी? ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5r का होल स्क्वायर अपॉन के 5। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25r स्क्वायर अपॉन के 5। 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5r स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो हमारा जो क्यू स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। तो समीकरण यहाँ से होगी हमारी क्या? 2 मान लो, चाहे कुछ भी मानो। ठीक है, 2 से बट 2 होगी। तो यहाँ पर क्या फिर से वही बात आ गई, जो है क्यू स्क्वायर 5 से क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये विभाजित लिखा है, ये भी 5 से विभाजित।
यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, लास्ट में क्या लिखना है, लिखेंगे कथन ए, इसे कथन बोल देंगे हम बी, ठीक है। तो कथन ए और कथन बी जो है दोनों क्या हो रहा है, हमारे 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित हैं, इसलिए जो है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, सॉरी हुआ √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध हुआ, देखिए कथन ए और बी जो है 5 से भी विभाजित हो रहा है, और सहभाज्य संख्या क्या होती है, जो है सिर्फ एक ही उनका गुणनखंड होगा जो दोनों को काटता होगा, और कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं हुई जो दोनों को काटती हो। तो पी और क्यू को जो है हमारा 5 काट रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं हुई, इसलिए जो 5 हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुई, वो परिमेय संख्या नहीं हुई। परिमेय संख्या ही सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न एक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर जो है और आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी प्रकार, अगर हमसे √5 की जगह √2 या √3 को भी पूछ लिया जाए, सिद्ध करा लिया जाए, तो हम इसी प्रकार से कर देंगे, ठीक है। वहाँ जहाँ 5 अगर हमें √3 पूछा जाएगा तो हम 3 लिख देंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस के 2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो हमें इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना 3 प्लस के 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कुछ भी हो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, P/Q। तो इसके बराबर हमने क्या माना है, 3 प्लस के 2 √5 माना है, ठीक है। तो वहीं लिख देंगे यहाँ, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसका, तो है P/Q लिखा है, और 3 अगर हम इस साइड भेज दें तो माइनस का 3 हो जाएगा और 2 √5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 √5 हो जाएगा, तो हम इसे हम इधर लिख दें 2 √5 इजकल टू P/Q, और माइनस के 3 जो है, और ये हम √5 लिखें, और यहाँ पर जो है P/Q माइनस के जो 3 है, और जो 2 जो इधर गुणा में इधर आके क्या उसमें हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है, ये भाग में हो जाएगा। तो ये √5 क्या है, √5 हम जानते हैं, तो हम इसे अब सिद्ध करना नहीं है, क्योंकि उसमें अगर हमें तो इसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हमें ये तो पता है। अब अगर इसे सिद्ध कराना था तो ये तो हम करते, अगर हमें यहाँ पर इसे सिद्ध करना है, इसे तो हम इसे सिद्ध करेंगे नहीं, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और जहाँ और P माइनस के 3/Q जो है 2Q है, जो है ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तब जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती, तो हम लिख देंगे यहाँ पर √5 इज नॉट इज इक्वल टू P माइनस 3/2Q, ठीक है। तो अतः सिद्ध हुआ, क्या हुआ, लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, ये प्रूफ। अब आप कहेंगे √5 क्यों नहीं कराया, तो √5 को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं, ऐसे करके बोल के लिख देंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो कह देंगे बराबर नहीं है। तो ये बस सिद्ध हो गया कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब वो सॉरी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं 1/√2, 7 और √5 और 6 प्लस के √2। आप जो है इसी प्रकार से जो है इन्हें भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इन्हें करेंगे। अगर आप अगर ना कर सकें तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन और आपका इसमें क्या करा देता हूँ। इसका पहला करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे, 1/2 जो लिखा है तो लिखेंगे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या लिखेंगे P/Q इजिकल टू 1/√2, 1/√2। इसे हम इसका क्या कर देंगे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने पर मतलब लिखेंगे करने, व्युत्क्रम करेंगे तो Q/K क्या हो जाएगा हमारा P हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा √2। तो √2 हो गया तो √2 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और Q/K P क्या है हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या इजिकल टू अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती, मतलब परिमेय संख्या इज नॉट इजिकल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ की जो है लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप 7/5 और जो है 6 प्लस के √2 जो है इसी क्वेश्चन के अगले जो 2 भाग हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए उम्मीद प्रश्नावली है हमारी 1.4। इसका प्रश्न नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, आपको बताना है। ये 10 क्वेश्चन इसके दिए रखे हैं। पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है बगैर विभाजन मतलब भाग वगैरह किए आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब शांत क्या होती है, जैसे अगर हम किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग करते हैं पॉइंट के बाद वो एक निश्चित समय पर मतलब जो है निश्चित अंक आने पर के बाद में जो है पूरी कट जाए तो वो शांत होगी, और जो पूरी ना कटे वो चलता रहे तो वो होती है हमारी अशांत। ठीक है, तो चलिए इसे समझाने से पहले इस क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बात बताऊंगा और वही नियम जो है सब पे लागू होगा। चलिए शुरू करते हैं उसे। बगैर विभाजन प्रक्रिया किए हुए हमें बताना है, इसलिए हमें कुछ याद रखना पड़ेगा। यदि जैसे हमें यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखना है यदि Q के अभाज्य जोड़नखंड मतलब हमारी जो भिन्न क्या होती है परिमेय क्या होती है P/Q होती है, P/Q होती है। और ये अब इसमें Q यदि Q ठीक है, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो है हमारे 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या चीज दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा हमारा शांत होगा। यदि हमारे P/Q जो है मतलब कोई परिमेय संख्या यदि उसका Q जो अंश बटे हर मतलब जो हर के विभाजन गुणनखंड करना है हमें उसके अभाज्य गुणनखंड करना और गुणनखंड जो है 2 की पावर n और गुणा जो हमारी 5 की पावर m के रूप में अगर आता है तो जो परिमेय संख्या क्या होगी दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं है तो अशांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कराते हैं।
आपको तभी समझ में अच्छे से आएगा ये नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसका, क्या लिखा, 13/31 25। ठीक है, तो हम क्या करें, 31-25 को हम भाग वो गुणनखंड कर लेते हैं इसके। कैसे लिखा, 3125 का अगर हम गुणनखंड करते हैं इसे, जो 5 से करेंगे तो ये वो 625 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो हमारे कितना 125 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 25 और 5 से फिर 25। ठीक है, तो ये 5 से कटता चला गया, तो हमें क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 13 वाले, 13 ऊपर लिखेंगे, नीचे जो है हमारा 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की 5 की पावर 5 हो गई। ठीक है, गुणा 2 की पावर हम 0 लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत है, क्योंकि 2 की पावर हम 0 होगी, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमारा 1 होता है, तो 1 की अगर हम किसमें गुणा करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वही रहेगा। तो ये क्या हो गया, 13/5 की पावर 5। तो ठीक है, और गुणा में जो 2 की पावर 0 लिखे तो इसका मान हमारा जो क्या 1 प्राप्त होगा हमें, अगर 1 या तो पैसे हमें 2 की पावर अगर 0 लिखते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए तो क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, तो ये क्या होगी हमारी शांत हो गई, क्योंकि 5 के पावर m और 2 की पावर n, मतलब m का मान 5 है और n का मान 0 है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, शांत हो गई। तो चलिए इसके आगे हिंदी कैसे लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ हर जो है 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n is equal to 0, m is equal to 5 दी गई, सॉरी 5 है। ठीक है, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है हमारा, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। चलिए अगले एक क्वेश्चन कराता हूँ उसका भी। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा 17/8 जो है आप स्वयं करना, मैं आपको ये करा देता हूँ 64/455। ठीक है, 64/455। अब क्या है, हमें 455 को हमें डिवाइड करना है, गुणनखंड करने 455 के, तो हम काटेंगे 455 को काटेंगे 5 से कटेगा 5 लास्ट में, तो 5 से 9 45 और 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 7 21, 13 एकम 13। तो क्या हुआ हमारा, लिखेंगे हम यहाँ पर 64/5 गुणा 7 गुणे 13। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर दी गई संख्या का जो है गुणनखंड, मतलब इसके गुणनखंड मतलब हर, मतलब क्यूब। ठीक है, नीचे वाली हर अंश, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो हर के गुणनखंडों में 7 और 13 भी है। यहाँ 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का रूप नहीं है। तो दशमलव प्रशांत क्या, दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अशांत और आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, अगला कर रहा हूँ इसका चौथा भाग करा देता हूँ। चौथा भाग है हमारा, चौथा भाग है 15/1600, 1600 है 1600। ठीक है, 15/1600। ठीक है, चलिए इसको कराते हैं मैं आपको। तो इसे क्या करना है, 1600 पहले देखना है सहभाज्य संख्या नहीं है, तो सहभाज्य मतलब अभी इसे काट सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम अगर हम यहाँ से काटेंगे तो काटेंगे 3, यहाँ से हो जाएगा हमारा 320। ठीक है, 5 से काटे तो 5 3 15, 5 3 15 और एक बचा, तो 5 दूनी 10, 0 हो गया। ठीक है,
तो होगा 320। अब 320 होगा हमारा 3/320। 320 का हम गुणनखंड करना है, 320 के लिए हम काटेंगे यहाँ पर। 320 को अगर काट चलेंगे तो हमारा 2 से काटेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 160, और 2 से काटेंगे तो 80, 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटते चलते हैं तो आधा करते चलते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 20, 2 से काटे तो 10, 2 से काटे तो 5, ठीक है। आ गया। तो इस क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3/1, 2 लिखेंगे तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर होगी 6 गुणे 5 है, नीचे लिखा होगा 5, 5 की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि एक बार 5 आया है, 2 बार, 2 जो है 6 बार। तो देखिए कि 2 की पावर n और 5 की पावर m है, नहीं बन गया। तो ये 2 की पावर n और 2 की पावर, वो सॉरी 5 की पावर m का रूप है। ये क्या होगी हमारी संख्या, दी गई संख्या 10.7 शांत है, ठीक है। तो लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको इसमें के जो 10 में से 3 आपको भाग कराएं, तो उम्मीद है मैं आपको जो इसी प्रकार से आप सभी कर लेंगे। तो अगर आप सब इसे ऐसी इसके क्वेश्चन को आगे सभी करिएगा और उसका आंसर कॉम्प्लीट कमेंट में जरूर बताइएगा, और ना हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए, मतलब जो प्रश्न नंबर पहला है उसमें दिए गए, ठीक है, वो ऊपर तो दिया होगा 2 से, लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो पहले क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चन थे, 10 में से मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 में, और आपको मैंने कहा था कि आप आगे सारे जो है 7 बचे हैं वो आप करके देखिएगा, ना हो तो बताऊंगा। तो उसमें जो है उन 10 क्वेश्चन में से जो शांत संख्याएं हैं, शांत परिमेय संख्या है, उनका हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार रूप लिखना है, ठीक है। दशमलव प्रसार रूप लिखना है इनका। तो दशमलव प्रसार रूप उसमें जो है सभी जो शांत थी वो संख्या थी, ये वाली संख्या जो है 6 संख्याएं हैं जो वहां पर शांत थी, बाकी जो है 4 जो संख्याएं थी वो अशांत आवृत्ति की थी, ठीक है। तो चलिए इनका दशमलव प्रसार रूप लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। दशमलव प्रसार रूप लिखने से पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। अभी जो वहां पर 2 और 5 हम नीचे कर रहे थे, 2 और 5, 2 की पावर n और m की पावर, वो सॉरी 5 की पावर m को लिख रहे थे, वहीं पर हम यहाँ पर थोड़ी सी और बताएंगे आपको, जिससे एक क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। चलिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखना है हमें हर में, मतलब वही नीचे वाली संख्या में हर अंश बटे हर होता, तो हर में जो है संख्या 2 और 5 की घातों को बराबर करना है, बराबर करना है, ठीक है। हमें जो नीचे जो गुणनखंड करेंगे हम, इसकी जो घात आएंगी, जो 2 की अगर घात कितनी भी आई तो उसमें हमें 5 की घात उसी के बराबर करनी है, 2 की घात के बराबर, और 5 की घात है तो 2 की घात उसके बराबर करनी है। बस हमें घातों को बराबर करना है, फिर क्वेश्चन होता चला जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता हूँ। इसका क्वेश्चन, इसका जो पहला है 13/, जिस संख्या क्वेश्चन में दी हुई नहीं होंगी, मतलब जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको देखना होगा कौन सी संख्या शांत है, वही संख्या शांत जो थी वही संख्या हमने यहाँ पे लिखी है। तो 13/, क्या हो गया हमारा 31/25। तो 31/25 के मैंने आपको गुणनखंड कराए थे, तो हमें प्राप्त हुआ था 5 की 5। 13 की गुणा हम करेंगे 5 की 5 हो जाएगा, तो ठीक है। 5 की 5 गुणा, यहाँ पे 2 तो कुछ बचेगा नहीं, तो 2 हमें क्या करना है, 2 की पावर इसके बराबर ही करनी है, तो इसकी गुणा हमें ऊपर भी करानी पड़ेगी, क्योंकि अपनी तरफ से थोड़ी गुणा करा सकते हैं। तो ये तो कट जाएगा, तो मान वही रहेगा 13/5, तो हम इसे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो बराबर करने के लिए बोला था ना मैंने, 2 की घात 2 और 5 की घातों को बराबर करना है, तो 5 की घात थी 5, तो हमें इसके बराबर 2 की घात भी करनी थी, तो यहाँ पर हम 2 की घात वैसे 0 लिखते, पर हमें बराबर करनी है, तो हमें क्या थी 5 थी, तो 5 लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 13 गुणा 2 की पावर, 2 की गुणा अगर हम 5 बार करेंगे तो 2 दूनी 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो हो गया कि हमारा हो गया 32। तो 13 गुणा हो गया हमारा 32, 13 गुणा 32, और यहाँ होगा 5 दूनी के 10, 10 की पावर हो जाएगी हमारी 5,
ठीक है। तो ये अगर 13 और 32 की अगर हम गुणा कराएंगे, 13 और 32 की गुणा कराएंगे तो 416 आएगा। 416 बटे हमारे 10 की पावर का 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गया। ठीक है, ये 10 की पावर को 10 की पावर 5 जो है हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें किसी संख्या को अगर 10 से भाग करनी होती तो एक अंक पॉइंट इधर भागता है, 100 से करनी होती 2 अंक भागता है। इस प्रकार जितने जीरो है उतने अंक इधर पॉइंट भाग जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 अंक तो इधर भागेगा। तो ये 3 अंक तो हैं दिए हुए इसमें, तो हमें 5 अंक बढ़ाना, 2 जीरो लगा लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लगा देंगे तो ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार रूप। कितने अंकों के बाद जीरो पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5। अगर 5 संख्या नहीं हो रही तो हम जीरो लगा लेंगे उनके आगे, तो वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 सेकंड है हमारा 17/8। 17/8 है। 17/8 को हम क्या करना है, 8 को हमें काटना है। 8 को अगर हम 2 की पावर 3 कर देंगे तो 2 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिखेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 होगी। तो अब हमें क्या करना है, 5 की पावर को क्या करना है, जीरो नहीं करना है, बराबर करने हैं इसके। 3 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 5 की पावर 3 लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 17 गुणे 5 की पावर अगर 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 की पावर होगी हमारी 3। ठीक है, तो क्या करना है, 17 और 25 की गुणा कराएंगे। 17 25 गुणा कराएंगे तो 21 25 आ जाएगी हमारी इसकी गुणा। और 10 की पावर 3 है तो 3 जीरो लगा देंगे। तो 3 अंकों के बाद पॉइंट इधर पहुंच जाएगा। तो 2 1 2 5, 3 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या होगा हमारा इसका दशमलव प्रसार रूप। ठीक है, बगैर भाग किए होगा। वैसे हम अगर हम इससे भाग करेंगे, 8 से अगर 17 को भाग करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो बगैर भाग किए हुए ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। तीसरा भाग कैसे लिखना है, तीसरा लिखना है हमें कर से 15/16 100। 1600 16 से हम डिवाइड करें, मतलब ऐसे लिखेंगे तो 15 लिखेंगे बटे 16 को हमने उधर कटवाया था आपको, 16 को भी। तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आया था। ठीक है, 1600 को। ठीक है, नहीं तो अभी दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे काट के 1600 को काटना है। 1600 को के लिए 1600 को मैंने उधर नहीं कटवाया था, इधर कटा देता हूँ। 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 जीरो लगाएंगे। 2 से काटेंगे 2 400, 2 से काटेंगे तो होगा 200, 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 25, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 5 की पावर 1 2, 5 की पावर 2 हुई। ठीक है, तो लिख लिया। अब हमें क्या करना है, घात को तो हमारे बराबर करनी है। 5 6 की घात 6, 2 की घात 6 तो 5 की घात भी हमें 6 करनी होगी। तो 5 की कितनी घात लगाएं कि 6 हो जाए, 2 चाहिए तो 4 और लगा देंगे, 4 तो 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 हो जाएगी। तो गुणा में आधार समान होने पर जो है घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 5 दोनों बराबर, तो इसलिए घातें जो होंगी हमारी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करना है, घात 5 की भी पावर हमें 4 ही ऊपर गणना करनी है। ठीक है, ठीक है, अगले इसका करते हैं। 15, अगर 5 की पावर अगर हम 4 है तो इसका 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 106, सॉरी 625 हो जाएगा। ठीक है, 125 पंजे 625 बटे हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 4 2 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, 15 की अगर 6 में गुणा कराएंगे इसकी, 15 की 6 में 625 में तो हो जाएगा 9 3 और 7। ठीक है, इतना हो जाएगा। इनकी अगर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। 10 की पावर हो जाएगी हमारी 6, 10 की पावर हो जाएगी 6। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 3 7 5 बटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के अंक इधर पहुंचना है हमें। तो 6 अंक लिखना है, पहले 3 तो यही लिखे हुए हैं, 4 2 अंक और इधर पहुंचना है तो 4 के, अब 6 हो गया। यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो ये हो गया हमारा क्या, दशमलव प्रसार रूप। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको 3 करा दिए हैं, इसमें से यहाँ तक करा दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा करा दिया। ये 3 बचे हैं वो आप स्वयं करके देखिएगा, ना हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको करके बता दूंगा। और अगर आप कर सकते हैं तो इनका दशमलव प्रसार रूप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, मतलब नीचे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। इसे दर्शाना कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, P/Q के रूप की है,
तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बराबर बारे में आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो अगर जो है तो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं? Q क्या है? ठीक है, Q 0 है या कुछ और है, ऋणात्मक संख्याएं क्या है वो आपको बतानी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, इसका पहला भाग कहलाते हैं, ये पहला भाग है। तो इसके लिए देखना लिखा है 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए ये एक तो क्या हो गई हमारी निश्चित हो गई, 9 के आगे नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी हो गई निश्चित। तो जो संख्या हमारी निश्चित हो गई तो ये क्या हो गई हमारी शांत हो गई। तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? शांत होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हिंदी लिखेंगे हम इसकी, दी गई संख्या मतलब जो है दी गई संख्याओं का दशमलव शांत है। तो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे हम दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, चलिए अगले और क्या लिखेंगे, अगले लिखते हैं इसलिए यह P/Q के रूप की परिमेय संख्या है जिसमें हर Q 2 की पावर n m की पावर m के रूप का है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं आपको लिख देता हूँ हिंदी यहाँ पर। ये दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन का 0.120122201230124 चलता रह रहा है। तो ये क्या है, कोई पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगी, ये आसान है ये। ठीक है, ये चलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 4 आए तो 5 जीरो आएंगे, 5 6 आएंगे। तो लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत अनावर्ती का है। क्योंकि अनावर्ती, आवृत्ति का मतलब होता है कि बार बार आने वाली संख्या जो होती है, ये होता है आवर्ती, जो बार लगा हुआ, ये बार बार। अब यहीं से स्टार्ट फिर से हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे ऐसे। तो इसे जो है इसके लिखेंगे अनावर्ती है, क्योंकि जो बार बार आती जा रही है इसलिए अनावर्ती है, इसलिए ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट के लिए क्या लिखा जाएगा मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं करना है, हल नहीं करना है, इससे सिर्फ हिंदी ही बात लिखनी है, इसके बारे में हमें बताना ही कैसे है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा है दिया हुआ हमारा 4.3.123456789। मैंने लिखा है 9 तक जो हमारा क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, 9 तक जो हमारा बार लगा हुआ है, 9 तक हमारा बार लगा हुआ है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी, ये बार बार आने वाली संख्या है। तो इस तो हम इनके लिए क्या संख्या लिखेंगे, क्या संख्या है हमारी निश्चित हो तो हो गई इसकी, मतलब कि अब यहाँ से फिर से बार बार आएंगी। तो ये क्या होंगी, चलिए इसके लिए हम हिंदी क्या लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है, इसलिए यह संख्या P/Q के रूप की परिमेय संख्या होगी, जहां Q जो है 2 की पावर n और m की पावर 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, मगर इसमें जो है 2 की पावर m और m की पावर 5 के रूप का नहीं है, क्योंकि इसे हम जो है निश्चित नहीं कर सकते, इसलिए 2 की पावर n और m की पावर 2 की 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे वो ऐसे लिख देंगे, इसकी जो नहीं कर सकते वो कर देंगे, लिखेंगे। इस प्रश्नावली में आपको 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और मैंने जो है आपको तीनों करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे दोस्तों का साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं।